बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing the energy of an electron in nth orbit of hydrogen atom. But before starting our lecture, we have to once again focus on the previous lecture, the final things that we have tried in previous lectures were क्या वो थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। आज इसकी एपिसोड 2 चलेगी, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हमने निकाला था एक फाइनल एक्सप्रेशन, इक्वेशन 7, 8, ठीक है ना जी। ये हमने ड्राइव की थी। तो क्या किया था, उसका हेडिंग हमने क्या बनाया था? डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम। एक एटम के, कोई भी एटम हो, सोडियम हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, मैंगनीज हो, कोई भी हो, उस एटम के nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वही ऑर्बिट की। बेटा जी, मैं पहले भी आपके साथ ये बात कर चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ऑर्बिट भी नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वही ऑर्बिट की एनर्जी होगी, और इसी वजह से ऑर्बिट को एनर्जी शेल भी कह दिया जाता है। ठीक हो गया जी। अब बेटा जी जो है हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी -2.178 into 10 power minus 18 into z over z square over n square। तो z क्या था? उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा, और n स्क्वायर n क्या होगा? उस ऑर्बिट का नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। हीलियम के लिए z की वैल्यू 2 होगी, लिथियम के लिए 3 होगी, बेरिलियम के लिए 4 होगी, ब्रोन के लिए 5 होगी, एंड सो ऑन, आप जानते हैं जी। और अगर क्या वो ये है, ये इक्वेशन है जॉल पर एटम, यानी एक एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर वो जॉल पर एटम। लेकिन अगर आप 1 मोल एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एटम्स के nth ऑर्बिट में एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर हमारा ये फाइनल इक्वेशन -13.315 z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर किलो जॉल पर मोल। हमें पता है कि हमने इस वैल्यू को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया था और 1000 से डिवाइड कर दिया था। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो पर मोल, 1 मोल एटमों की जो है वो ये एनर्जी बन गई, और 1000 से डिवाइड किया था तो ये जॉल से क्या बन गई? किलो जॉल। बेटा जी अब मैंने थोड़ा सा एक और चेंज भी किया है। वो क्या किया है कि z ओवर n स्क्वायर, z ओवर n स्क्वायर, ठीक हो गया ना। इसको होल स्क्वायर, z ओवर n का होल स्क्वायर कर दिया है। तो इस इक्वेशन से एक बात जाहिर हो रही है कि जैसे जैसे किसी एलिमेंट का ना z बढ़ेगा, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, उस एटम के ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो बढ़ेगी, और n की वैल्यू बढ़ने से जो है वो वैल्यू क्या होती जाएगी? देखें, n की वैल्यू z की वैल्यू बढ़ने से जो है ना वो वैल्यू कम होगी। आप कहेंगे सर z की भी देखें कि अगर आप ये यहां से ना थोड़े से आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -z स्क्वायर, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट। और इसी तरह से बेटा जी En is inversely proportional to -1/n स्क्वायर। तो ये -z स्क्वायर का, इसलिए z स्क्वायर की अगर z की वैल्यू बढ़ती है तो En की वैल्यू उल्टा कम होती जाएगी। समझ आ गई बात कि नहीं? और इसी तरह से जो है वो अगर n स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती है तो n की वैल्यू बढ़ती है तो वो क्या होता जाएगा? En की वैल्यू कम होती जाएगी। समझ आ गई बात के नहीं? क्योंकि माइनस का साइन साथ है। जो इनवर्स रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, और जो डायरेक्ट रिलेशन है वो क्या हो जाएगा? इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, माइनस साइन की वजह से जी। ये एमसीक्यूज के लिए खास तौर पर इंट्रोडक्शन में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा जी, फिर बेटा ये आपको हमने कंक्लूजन बता दिया था कि हमने इक्वेशन 7, 8, 6, 7, 8 की मदद से जो है ये कंक्लूजन मैंने पिछले लेक्चर में लिखवाया था आपको कि जो है वो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम में एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हो गया बेटा ये आपका प्रीवियस लेक्चर। आज के लेक्चर का टॉपिक कहां से शुरू होगा? पेज निकाल ले बेटा, ये किताब का पेज नंबर जो है वो 129, पेज 129, ठीक हो गया ना जी।
तो वहां पे जो है वो बेटा जी मैंने उसके लास्ट पैराग्राफ में इक्वेशन 20 लिखी हुई है, उसके बाद इक्वेशन 21 है, तो वहां से मैंने ना थोड़ी सी चेंजेस की हुई हैं। तो असल जो है वो पेज 29 की सीक्वेंस के मुताबिक चलते हैं। अब जरा देखते हैं एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन फॉर्मेट ऑफ एन एटम की जगह पे मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे पहले क्या था, एन एटम था, ठीक हो गया ना जी। अब यहाँ पे कौन आ गया, हाइड्रोजन एटम आ गया है। कौन आ गया है, हाइड्रोजन एटम आ गया है। तो बेटा ये अब हाइड्रोजन एटम अगर आ गया तो फिर हाइड्रोजन एटम जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो फिर जी स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर हो जाएगी। तो बेटा जब जी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1, तो हाइड्रोजन एटम के लिए फिर जो है वो इक्वेशन जो 8 है वो आपको कुछ इस तरह से बन जाएगी -2.178 into 10 power -18 over m square। हमने इसको इक्वेशन 10 का नाम दे दिया। और इसी तरह से जो वो किलो जूल पर मोल वाली जो है वो -13.315 जी की जगह पे क्या आ गया है, जी स्क्वायर की जगह पे 1 के आ गया है। तो इस तरह से ये n स्क्वायर हो गया है। तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो -13.315 over m square किलो जूल पर मोल, ठीक हो गया। तो अब बेटा जी मैंने पेज 130 पे आ जाए। अब कहां पे आ जाए, पेज 130 पे। अब यहां से पेज 30 आपका शुरू हो गया है। एनर्जीज ऑफ फर्स्ट 5 ऑर्बिट्स, एनर्जी ऑफ फर्स्ट 5 ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो हमने कैलकुलेट की हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ n as 1 2 3 4 5 etc इन इक्वेशन 21। किताब में 21 लिखा है, मैंने यहाँ पे इक्वेशन 11 कर दिया है, ठीक हो गया ना जी। तो वी गेट द एसोसिएटेड जो है वी गेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ऑर्बिट्स, यानी पहले 5 ऑर्बिट में। पहले ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होगी, दूसरे के लिए 2 होगी, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1, दूसरे हाइड्रोजन के दूसरे ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2। आगे सर जी हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, भाई वो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे डिपेंड करता है कि वो पहले ऑर्बिट में रहेगा या दूसरे में या तीसरे में। अगर वो दूसरे में है तो पहला ऑर्बिट है ही नहीं, अगर वो तीसरे में रह रहा तो पहला दूसरा भी नहीं है, तीसरा ऑर्बिट सिर्फ है उस एटम के पास, ठीक हो गया ना जी। इसी तरह से अगर वो 5वें ऑर्बिट में रह रहा तो उसकी एनर्जी अगर 5वें ऑर्बिट के बराबर की तो 5वें ऑर्बिट में रहेगा। अब ना पहला ना दूसरा ना तीसरा ना चौथा ना 5वां ऑर्बिट कोई मौजूद नहीं है। समझा की बात, एक इलेक्ट्रॉन ने एक ऑर्बिट ही बनाना है, कोई सा बना ले, पहला दूसरा तीसरा। बोर्स यही कहता था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन द एनर्जी फिक्स ऑर्बिट्स व्हिच आर क्वांटाइज्ड या व्हिच आर परमिटेड pv mvr = nh/2 पाई g। तो बेटा ये पहले ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 स्क्वायर पुट की तो वही आ गई, 2 स्क्वायर की तो देखें 4 से डिवाइड होगा तो 13 कम हो जाएगा, 1313 1313 कम हो गया 328, लेकिन माइनस में कम हुआ है। तो माइनस में कम होने का मतलब है कि -328 इज ग्रेटर देन -13 देखिए जैसे आप कहते हैं 0 जो है वो बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से, तो -328 भी बड़ा होगा किससे। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं, ठीक हो गया, न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं, एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज कर रही है। इस तरह समझ आइए बात करें। और दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी है वो 4 गुना, दूसरे ऑर्बिट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो वो 4 गुना ज्यादा होगी पहले के मुकाबले में। मैंने भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी यही बताया था कि En बेशक En जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के लेकर माइनस में। तो जब n की वैल्यू बढ़ेगी तो En की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि ये माइनस का साइन मौजूद है, इसलिए मैंने ऐसे कहा था, ठीक हो गया ना जी। तो यही बात बढ़ाई हो रही है। अब तीसरे की निकाल ली है, चौथे की निकाल ली है, देखिए 3 का स्क्वायर किया 9 से डिवाइड कर दिया, 4 का स्क्वायर करके 16 से डिवाइड कर दिया, 5 का स्क्वायर करके 25 से, और आखिर में एक इनफिनिट भी लिया गया है। अगर जो है वो इनफिनिट हो, इनफिनिट ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन इनफिनिट पे पहुंच गया है तो वहां पे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी 0 किलो जूल पर मोल, जो कि मैक्सिमम एनर्जी है। अब बेटा जी एक छोटा सा टॉपिक करने से पहले जो है एक छोटा सा एक टॉपिक आप किताब में और है,
एनर्जी गैस बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिट्स, एनर्जी गैस बिटवीन। देखें हमने बहुत शुरू में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट से जो है वो E1 से अगर E2 में जाता है तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि E2 की एनर्जी जो है वो क्या है, ज्यादा है किससे, E1 से। इस तरह से E3 की एनर्जी ज्यादा है किससे, E2 से, और E2 की एनर्जी ज्यादा है E1 से। ठीक हो गया ना जी? तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी। कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, डिफरेंस के बराबर। जितना दो ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस है, जितना दो ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस है, तो यहां पे एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर होगा, डेल इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यानी पहले और दूसरे ऑर्बिट के दरमियान में जितना एनर्जी गैप है उसके बराबर एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट के बजाय दूसरे में रहना है तो उसको कम से कम इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब करनी है या हमने सप्लाई करनी है। ठीक हो गया ना जी? तो इसी तरह से अगर वो थर्ड में रहना चाहता है तो फिर क्या वो उसको दूसरे से तीसरे में जाते हुए जितनी एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए होगी, E3 माइनस E2। तो हमने पढ़ा ये एडजेसेंट ऑर्बिट्स के दरमियान में एनर्जी गैप्स निकाले। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं एनर्जी गैप्स कम हो रहे हैं, यानी पहले से दूसरे ऑर्बिट में जाना इलेक्ट्रॉन के लिए मुश्किल है, वो ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। एक काम और, ये वैल्यू प्लस में आई है, ये वैल्यू डिफरेंस वाली एनर्जी किस में आई है, प्लस में। कैसे आ गई, -328 माइनस, और फिर ये क्या था -13, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेगा प्लस। तो देखिए मैं यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन करता हूँ, फिर आपको थोड़ा आसानी समझ आएगी। -328.32 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1313.315,984। क्योंकि अब 1313 बड़ा है तो इसलिए जो डिफरेंस आना ना वो पॉजिटिव में ही आना है सबका। ये माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो 328 के प्लस में से 145 माइनस करेंगे 182 का डिफरेंस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे एडजेसेंट ऑर्बिट्स में हम आगे जा रहे हैं एनर्जी गैप्स कम हो रहे हैं। इसका मतलब पहले से दूसरे ऑर्बिट में जाते हुए इलेक्ट्रॉन ने ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है, फिर दूसरे से तीसरे में जाते हुए और कम, फिर तीसरे से चौथे में और कम, ठीक है, चौथे से पांचवें में जाते हुए और कम, एंड सो ऑन। ठीक हो गया ना जी? तो अब बेटा जी जो है वो इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा ना उस पे इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, इसलिए उसको वहां से रिमूव करना मुश्किल होता है या आगे शिफ्ट करना मुश्किल होता है उस इलेक्ट्रॉन को जी। तो अब बड़ा जी बात हम करते हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो है ना वो गैप्स जो थे ना रेडियली वाले गैप्स, वो डिस्टेंस गैप्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। अब बड़ा जी एक छोटा सा और टॉपिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है पहले उसकी डेफिनेशन नोट करें, मैंने लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मकदार रिक्वायर्ड जो दरकार जिसकी जरूरत पड़ती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ कैटायन, एक पॉजिटिव आयन बनाने के लिए कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो बेटा मैं पहले आपको एक सिंपल सा बताता हूं, मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक हो गया ना, और ये उसका पहला ऑर्बिट n = 1, ठीक हो गया। हम सब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, इसका मतलब है कि उसके पास एक प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन है। आप चाहते हैं कि आप इस हाइड्रोजन एटम को किस में तब्दील कर दें, हाइड्रोजन आयन में, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल के आप कहां भेजेंगे, आप वो इलेक्ट्रॉन निकाल के भेजेंगे इन्फिनिट पर, इस जगह पे भेजेंगे जहां पे इसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट ना कर सके। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, तो पीछे प्रोटॉन ही रह जाएगा ना जी। तो इसलिए इस हाइड्रोजन आयन को ना बाज़-औक़ात, इस हाइड्रोजन आयन को बाज़-औक़ात क्या कह दिया जाता है, प्रोटॉन भी कह दिया जाता है, क्योंकि पीछे प्रोटॉन ही रह गया एक, तो अब ये पॉजिटिव आयन बन गया। अब इसका मतलब है कि हमें सिर्फ ये मालूम करना है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ कैटायन,
ठीक है ना जी। हमें वो एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो वो हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं बोहर्स थ्योरी के मुताबिक। किसके मुताबिक? कैलकुलेशन बाय बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी के मुताबिक जब तक इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उस वक्त तक उसके पास एनर्जी क्या है? E1 है। ठीक है, पहले ऑर्बिट की एनर्जी। और अगर उस इलेक्ट्रॉन को हमें यहां से उठा के इन्फिनिट पे भेजना है, ठीक है ना जी, इन्फिनिट पे उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? इन्फिनिट। कोई भी एटम हो, हाइड्रोजन एटम हो, हीलियम हो, लिथियम हो, इन्फिनिट हमेशा कितना होता है? 0 किलो जूल पर मोल। 0 किलो जूल पर मोल। तो अब आयनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर होगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? पहले ऑर्बिट और इन्फिनिट वाले ऑर्बिट के दरमियान में एनर्जी डिफरेंस के बराबर। आयनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर होगी? डेल ई के। और डेल ई किसके बराबर होगा? बड़े ऑर्बिट में बड़ी एनर्जी में से छोटी एनर्जी को माइनस करना है, E इन्फिनिट माइनस E1। तो बड़ा जब हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बोहर्स थ्योरी के मुताबिक आयनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर होगी? एनर्जी डिफरेंस के। और एनर्जी डिफरेंस किस किस के दरमियान में लेना है? E इन्फिनिट माइनस En। आप कहेंगे सर वहां पे आपने E1 लिखा और इधर यहाँ पे En लिख दिया, आप बहुत चालाक है। मैं चालाक नहीं हूं बेटा जी। बात यह है कि ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। जबकि हमें जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट तमाम एटम्स के ऊपर अप्लाई करना है। किसके ऊपर? तमाम एटम्स के ऊपर। ठीक है ना जी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने फिर En ही लिखना था जी। तो अब बेटा जी बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन फॉर हाइड्रोजन एटम, हम पहले हाइड्रोजन एटम से शुरू करते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम्स के लिए हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है? पहले शेल में। आउटर मोस्ट शेल कौन है? आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट कौन है हाइड्रोजन में? वो कौन है जी? n इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक होगा ना जी। और z की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन एटम जब 1, तो बेटा जी E n इज इक्वल टू -13.315 (g/n²). अभी हमने पढ़ा था। ठीक है जी, किलो जूल पर मोल। तो फिर E1 अब किसके बराबर हो जाएगा? -13.315। जी की वैल्यू भी 1, n की वैल्यू भी 1 और होल स्केयर। ठीक हो गया ना। कैलकुलेशंस करने के बाद E1 की वैल्यू क्या आ गई है? -13.315 किलो जूल पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करें। आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू डेल E। डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इन्फिनिट माइनस E1। हाइड्रोजन एटम तो चल रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे En की जगह पे क्या लगा दिया है? E1 लगा दिया है। ठीक है ना जी। तो भाई फिर ये क्या हो जाएगा? 0 -13 देखें दो काम हो रहे हैं। 0 E इन्फिनिट की वैल्यू 0। E इन्फिनिट हमेशा क्या होना है? 0 होना है। ठीक हो गया ना जी। और -13.315। तो जब हम कैलकुलेशंस कर लेंगे तो जरा देखें 0 ने तो 0 ही आ जाना है, लेकिन ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा प्लस 13.315 किलो जूल पर मोल। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक हो गया? क्या हो गया? आंसर। अब मैं आपके लिए क्या करता हूं? कैलकुलेट एक और क्वेश्चन कर देता हूं। कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। मैं सोडियम के लिए कैलकुलेट करता हूं। उसके लिए हमें पता है सोडियम के लिए Z की वैल्यू 1। ठीक हो गया ना जी। Z की वैल्यू 1, तो इसका मतलब है कि सोडियम की कितने सोडियम इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 11 होते हैं। और किस तरतीब में होते हैं? पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो बेटा जी आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी n कौन होगा? 3 होगा। एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तीसरे ऑर्बिट में। ठीक हो गया ना जी। तो अब पहले आप En इज इक्वल टू -13.315 (g/n² किलो जूल पर मोल। तो पहले तो आप क्या करें? E3 की वैल्यू निकालें। -13.315 मल्टीप्लाई करें। Z की वैल्यू क्या है? 11। ठीक हो गया ना जी। और n की वैल्यू क्या है? 3।
इसका स्क्वायर कर लें, आपके पास कोई ना कोई आंसर तो आएगा। ठीक हो गया जी, कोई ना कोई आंसर आएगा। मसलन अभी अगर मैं अपने कैलकुलेशन करूंगा ना तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। मसलन E3 आ गया -x किलो जूल पर मोल। कैलकुलेशन करने के बाद x आपने खुद निकालना है। ठीक हो गया ना जी, कैलकुलेटर से निकाल लेना है। तो अब जो है आयनाइजेशन एनर्जी अब किसके बराबर होगी, डेल E इनफिनिट माइनस E3। अब देखिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए क्या लगाया था E1, सोडियम के लिए क्या लगा दिया E3। तो बेटा जी वैल्यूज पुट करें, 0 into माइनस x जो भी आपके पास आएगा। तो भाई आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस x, ठीक है, x किलो जूल पर मोल। अब स्टूडेंट पता क्या गलती करते हैं, वो यहां तक निकाल के क्या देते हैं, आगे निकालते नहीं और हम नंबर काट देते हैं। आपको इस माइनस को प्लस में तब्दील करना है और कुछ इस तरह से होगा। तो बेटा जी ये आज का लेक्चर है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछा तो हम सबका हमें नासर हो। आमीन, शुक्रिया।